ये बेचारा लड़का सिर्फ इसलिए सताया गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम था। क्योंकि बुली खुद खूबसूरत नहीं बन सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा चलो इसे ही बदसूरत बना देते हैं। स्कूल के 3 पॉपुलर लड़के इतने घमंडी कि मानने को ही तैयार नहीं थे कि लड़कियां उन्हें नहीं बल्कि रोनिन को पसंद करती हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि रोनिन को चिढ़ाकर वो अंदर के छिपे हुए मॉन्स्टर को धीरे धीरे जगा रहे थे। हर दिन स्कूल जाते वक्त बस यही 3 लड़के रोनिन को परेशान करते और डेली व्लॉग की तरह उसका वीडियो भी बनाते। ऊपर से बोलते, देखो कुत्ता तो ऐसा ही आज्ञाकारी होना चाहिए। कैफेटेरिया में और भी स्टूडेंट रोनिन से दूर रहते क्योंकि अगर वे उसके पास बैठे तो वो बुली सोचते कि ये लोग रोनिन के दोस्त हैं और फिर उन्हें भी पीटते। रोनिन जो हमेशा अकेला रहता है, उसे रोज कुछ अजीब दवाएं लेनी पड़ती हैं। उसी वक्त एक बुली ने उसे जोर से लात मारी और दवा जमीन पर गिर गई। फिर हंसते हुए बोले, कौन सी ड्रग है ये, तुझे और बड़ा बनाने वाली। रोनिन के अंदर गुस्सा उबाल मारता है। एक पल के लिए बुली भी डर गए कि शायद आज उनका अंत आ गया, लेकिन रोनिन के अंदर कुछ ऐसा था जिसने उसे हाथ उठाने से रोक दिया। फिर एक बुली ने अपनी ताकत टेस्ट करने के लिए रोनिन को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करना चाहा। तभी एक ब्लॉन्ड लड़की वहां आई। उसने घृणा से उन्हें देखा और बोली, हटो, रास्ते में क्यों खड़े हो। वो गंजा लड़का जो एक दिन लूना का बॉयफ्रेंड बनने का सपना देखता है तुरंत माफी मांगने लगा और सब बुली को वहां से ले गया। सबके चले जाने के बाद वो लड़की कुछ पल के लिए रोनिन को चुपचाप देखती रही। वो लड़की रोनिन को घूरते हुए बस एक ही बात जानना चाहती थी, ये इतना बेकार क्यों है। लेकिन हमारा प्रोटैगोनिस्ट एक शब्द तक नहीं बोला। आखिर दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी कहाँ हैं। तभी लड़की की नजर उसकी दवाई पर पड़ी और वो चौंक गई। वो इस तरह की मेडिसिन को पहचानती है, लेकिन कैसे। बाद में रोनिन क्लासरूम गया। वो लड़की के पास से बस चुपचाप गुजर गया बिना किसी रिएक्शन के। अपनी सीट पर बैठकर बस चाहता था कि आज की क्लास जल्दी खत्म हो जाए। उधर क्लास की बाकी लड़कियां एक रिकॉर्डिंग की चर्चा कर रही थीं। शहर में कोई मॉन्स्टर दिखा है, लेकिन सब सोच रही थीं, ये तो फेक होगा, सच थोड़ी ना। घर वापस जाकर रोनिन को अपने चोट के निशान छिपाने पड़े ताकि फैमिली को कुछ पता न चले। लेकिन छिपाने के लिए सिर्फ नीले निशान ही नहीं थे। उसकी दादी की नजर उसकी शर्ट के पीछे पड़े जूते के निशान पर पड़ी। क्या ये तुझे फर्श पहुंचने का कपड़ा समझते हैं। इसी बीच बिल्डिंग के बाहर वही लड़की जिस मॉन्स्टर की रिकॉर्डिंग देख रही थी, वो असली का मॉन्स्टर था, नकली बिल्कुल नहीं। उसने ऊपर देखा और अपना टारगेट पा लिया। उधर रोनिन नहाते समय था। तभी अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक हुई। पोस्टमैन आया था। एक पैकेज है। दादी को दरवाजा खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पोस्टमैन ने खुद ही दरवाजा धक्का देकर खोल दिया और तभी खुलासा हुआ वो कोई इंसान नहीं था, एक डरावना दानव था जो बुजुर्गों का स्नैक बनाने आया था। लेकिन असली सरप्राइज तो दानव के लिए था। दादी बिजली की तरह साइड हट गईं और फौरन अपनी ब्लड एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। उनकी खून की लकीरें हवा में चमकीं और वो दानव पल में बंध गया जैसे फास्टनर से कस दिया गया हो। दादी ने उस पोस्टमैन से बस एक ठंडी सी बात पूछी, तुम्हारे पास कोई चिट्ठी तो है नहीं, तो भेजा किसने। और फिर दोनों के बीच लड़ाई इतनी तेज शुरू हुई कि बाहर पूरा हंगामा मच गया। लेकिन रोनिन शॉवर की आवाज में उसे भनक भी नहीं लगी कि उसके घर के बाहर जानलेवा बैटल चल रही थी। दानव पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन दादी ने साफ कर दिया, असल खतरा वो है, दानव नहीं। आखिर में उन्होंने उस डीमन को वहीं खत्म कर दिया। उधर रोनिन बाथरूम में अपने नीले पड़े चोट छुपाने की कोशिश कर रहा था और दादी भी अपनी चोट उसी तरह छिपा रही थी। दोनों एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहते थे और दोनों ही अपनी सच्चाई छिपाते रहे। अगले दिन स्कूल में रोनिन ने दादी को नहीं बताया कि उसकी दवाएं खो गई थीं और इसी वजह से उसका व्यवहार अलग लग रहा था। जिम क्लास में मौवी के साथ एक ड्रिल के दौरान रोनिन अचानक गिर गया और बेहोश हो गया। कई घंटे बाद उसकी आंख खुली। क्लास खत्म हो चुकी थी। स्कूल लगभग खाली था। सर दर्द कर रहा था और उसे लगा कोई अजीब सपना देखा है। तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ दादी की चिंतित आवाज, हम फिर से जगह बदल रहे हैं रोनिन। वो जानती थीं कि रोनिन को बार बार शिफ्ट होना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इस बार भी यही रास्ता बचा था। रोनिन हमेशा से स्कूल में अलग थलग रहा है, कभी एक जगह ज्यादा देर रुका ही नहीं। नया स्कूल, नई शुरुआत, नई परेशानी और फिर चोट। लोग उसे परेशान करते, बाकी बच्चे गुस्सा हो जाते और अंत में रोनिन को क्लास से अलग कर दिया जाता। दोस्त कभी थे ही नहीं, अकेलापन ही उसका साथी था। और जब भी लगता था कि शायद इस बार सब बदल जाएगा, उसी समय फिर से शिफ्टिंग। साल बीतते गए। वो किशोर हो गया, लेकिन दोस्त बनाने की कला कभी सीख ही नहीं पाया। उस रात वो और उसकी दादी दोनों चुप रहे। कोई नहीं बोला। सेना पूरी रात जागकर बैठी रही, बस इसलिए कि कहीं वो दरिंदे वापस न आ जाए। वो अपने पोते रोनिन के कमरे के बाहर पहरा देती रही, सोचती हुई कि आखिर वह कब तक उसे इन परछाइयों से बचा पाएगी। उनके घर पर दोबारा हमला नहीं हुआ, लेकिन नर्क की गहराइयों से और भी एबिसल क्रीचर्स बाहर आने लगे। इसी दौरान एक मजदूर अपनी ट्रक लेकर उस जगह के पास गुजर रहा था जहां से राक्षस उभर रहे थे। अचानक ऊपर देखकर वह हैरान रह गया। एक डीमन उसकी आंखें नोच रहा था।
उसका ट्रक डर से हिल गया और सड़क किनारे बैरियर से टकरा गया। कुछ मिनट तक वो वहीं भौंचक्का खड़ा रहा। फिर और भी दानव उस ट्रक की ओर बढ़ने लगे। अगली सुबह बिल्डिंग का चौकीदार एक बिल्ली के बच्चे को खाना खिला रहा था। पास ही वही ट्रक खड़ी थी। उस छोटे से बिल्ली के बच्चे की संवेदनाएं अचानक तीखी हो गईं। उसे उस ट्रक से कोई भयानक चीज महसूस हुई। डर के मारे वो भाग निकला और गलती से चौकीदार को भी खरोंच दिया। ये वही बिल्डिंग है जहां रोनिन और उसकी दादी सेना रहते हैं और कुछ बहुत गलत होने वाला है। चौकीदार को ट्रक की हलचल पर शक हुआ। ट्रक ड्राइवर ने पीछे का दरवाजा खोला और वहीं सीन बदलकर रोनिन के घर पर आता है, जहां वो आराम से नाश्ता कर रहा है। आज उसका स्कूल का आखिरी दिन। फिर एक बार शिफ्टिंग। सेना को अचानक हवा में कोई अनजान मौजूदगी महसूस होती है। वह तुरंत खड़ी होती है और रोनिन से कहती है, तुम स्कूल जल्दी जाओ, मुझे एक अपॉइंटमेंट है। बिना कुछ समझे रोनिन को लगभग धक्का देकर बाहर निकाल देती है। वह खुद समझ नहीं पा रही कि ये बेचैनी क्यों लग रही है। रोनिन लिफ्ट में जाता है 12 मंजिल नीचे उतरने के लिए। जैसे ही लिफ्ट खुलती है, कुछ डिलीवरी वाले उसके पास से गुजरते हैं और काले धुएं की एक लहर उसकी ओर बहती है। उसी पल रोनिन के भीतर एक अजीब सी, बहुत परिचित सी सनसनी उठती है। ये गंध कुछ ऐसा करती है जो उसे समझ नहीं आता, लेकिन उसके अंदर कहीं गहरे तक असर करती है। रोनिन उत्सुकता से उन डिलीवरी वालों को जाता हुआ देखता है। लिफ्ट में घुसते हुए उसे अजीब लगता है, इतने सारे डिलीवरी बॉय एक साथ क्यों? उधर बिल्डिंग की 21वीं मंजिल, अपार्टमेंट 21101, डिलीवरी वाले घंटी बजाते हैं और दूसरी तरफ सेना पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार खड़ी है। नीचे रोनिन ट्रक के पास से गुजरता है। जिज्ञासा में ट्रक के पीछे झांक कर देखता है। ट्रक पूरा खाली, कोई पार्सल नहीं, कोई सामान नहीं। तो फिर इतने सारे डिलीवरी वाले टॉप फ्लोर क्यों गए? अचानक ऊपर से एक भारी धमाका। टॉप फ्लोर से कोई इंसान सीधा नीचे गिरता है और जोर से एक पेड़ पर आकर अटक जाता है। रोनिन दहशत में, क्या वो ठीक है? ऊपर क्या हो रहा है? घबराकर वह वापस घर की ओर भागता है। लिफ्ट काम नहीं कर रही तो वह सीढ़ियों से 21 फ्लोर ऊपर भागता है, सांस टूटती हुई, दिल धड़कता हुआ। उधर घर के अंदर वो डिलीवरी वाले असल में दानव थे और अब सेना, जो अपने पोते के सामने पावर छिपाती थी, पूरी ताकत से लड़ रही है। उसके लाल ब्लड थ्रेड्स हवा में तैरते हुए एक एक करके राक्षसों को चीर रहे हैं। उनकी कोई चाल नहीं चल रही, एक के बाद एक कटकर धुएं में बदलते जा रहे हैं। कोई शरीर नहीं बचता, बस काला धुआं। लेकिन आखिर में बचा आखिरी दानव अचानक तेजी से हमला करता है और सेना को चोट पहुंचा देता है। वह पीछे हटती है, फिर लाल धागों से पलटवार करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है ये दानव दूसरों जैसा नहीं है, ये पूरा अलग है। क्या ये शिनिगामी है? वह राक्षस ठंडी आवाज में कहता है। राजा की सेना आने वाली है, उन्हें रोकने की कोशिश बेकार है। सेना पूरी तरह गुस्से में पागल हो चुकी है। वो अपने धागों से उस खतरनाक क्रिएचर की गर्दन पकड़कर उसे नीचे दबा देती है। सेना गुर्राते हुए कहती है, ये सब बेवकूफी है। लेकिन वो राक्षस भी कम नहीं, गुस्से में दादी पर हमला करते हुए गरजता है कि चाबी कहाँ है, हमें चाबी चाहिए। जिस औरत को कभी कोई छू भी नहीं सकता था, आज वही इस दानव के प्रेशर में आ चुकी है। लेकिन सेना बिना जवाब दिए मानने वालों में से नहीं है। अचानक वो पीछे से अपने थ्रेड्स लपेटकर उसे जकड़ लेती है और एक जोरदार वार से उसको घायल कर देती है। वो चीख कर पूछती है, ये राजा आखिर है कौन? उधर दूसरी तरफ रोनिन जान बचाकर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते टॉप फ्लोर तक पहुंचता है। इतनी तेज दौड़ कि उसकी सांसें टूटने लगती हैं, दिल मानो बाहर आ जाए। जैसे ही वो अपने दरवाजे पर पहुंचता है और खोलने की कोशिश करता है, उसकी दादी अचानक उसे रोक लेती है। वो चिल्लाकर कहती है, अंदर मत आओ। लेकिन इसी एक पल की लापरवाही उस दानव को मौका दे देती है। वो अपना हाथ सीधा सेना की छाती के पार घुसा देता है। रोनिन दरवाजे के पीछे से बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सेना पूरी जान लगाकर लड़ रही होती है। वो गुस्से में दानव का पूरा हाथ फाड़कर अलग कर देती है। उसी वक्त उस राक्षस को शक होने लगता है, क्या असली चाबी दरवाजे के पीछे खड़ा वही बच्चा है? जैसे ही ये बात दादी तक पहुंचती है, सेना का गुस्सा राक्षसी लेवल पर पहुंच जाता है। वो उसकी खोपड़ी पकड़कर ठंडे स्वर में कहती है, जो ज्यादा जानता है वो जिंदा नहीं रहता। बाहर बिल्डिंग का गार्ड पेड़ों पर खून देखकर कांप उठता है। लेकिन रोनिन के लिए असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही वो दरवाजे से हटता है, कोई काली आकृति पीछे से उस पर हमला कर देती है। अंदर सेना उन दैत्यों को खत्म कर चुकी है, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर है। खून बह रहा है और साफ दिख रहा है कि वो अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। अचानक एक और भयावह दानव घर में घुस आता है और उसके हाथ में बंधा हुआ है रोनिन, सेना का नाती। वो राक्षस गुर्राकर पूछता है, क्या ये बच्चा तुम्हारे लिए इतना कीमती है? सेना खामोश खड़ी रहती है, फिर धीमे से कहती है, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन दानव हंसता है। उसे अच्छी तरह पता है कि सेना की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए वो रोनिन की जान को दांव पर रखकर उसे धमकाता है। सेना मजबूर होकर अपने असली शक्तियां अपने ही पोते के सामने दिखाती है। रोनिन, जिसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा,
दादी के चेहरे पर हिचकिचाहट और दर्द देखकर पूरी तरह डर जाता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो, दानव सीधा सेना का हाथ काट देता है। रोनिन चीख उठता है, दहाड़ मारकर रोता है और गुस्से में वो उस दानव को काट खाता है, इतना जोर से कि उसकी चमड़ी का एक हिस्सा फटकर अलग हो जाता है। गुस्से में वह राक्षस रोनिन को उठाकर दीवार पर दे मारता है। उसका शरीर जोर से टकराता है और बच्चा दर्द से तड़प उठता है। ये देखकर सेना टूट जाती है। वो चीखते हुए रोनिन की तरफ दौड़ती है, बिना किसी सुरक्षा, बिना किसी बचाव के। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए दानव उसकी छाती में अपना पूरा हाथ घुसा देता है। रोनिन के सामने ही। रोनिन घबराहट में दादी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अगला वार उसी के सीने को भेद देता है। एक ही पल में इस दानव ने सेना के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही वो ये करता है, उसे महसूस होता है एक ऐसी शक्ति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की। वो पीछे मुड़कर देखता है। वो बूढ़ी, बेसहारा, बिना हाथ वाली दादी अब वैसी नहीं रही। उसका पूरा अस्तित्व बदल चुका है। सेना अपना हाथ आगे बढ़ाती है और हजारों लाल धागे आकाश को चीरते हुए निकलते हैं, दानव को हर दिशा से बांधते हुए। वो अपनी मुट्ठी बंद करती है और धागे सिकुड़ते हुए उस राक्षस के शरीर को चीरकर टुकड़ों में उड़ा देते हैं। दानव का अंत हो जाता है। जमीन पर पड़ा रोनिन खून से लथपथ दादी को इस राक्षसी डरावनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए देखकर कांप उठता है। उसके मन में कम सिर्फ एक डर, क्या हम दोनों अब यहां से जिंदा भी निकल पाएंगे? लेकिन सोचने का समय नहीं मिलता, क्योंकि अचानक उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ जाता है और उसे एक अजीब सोबर विजन दिखता है। आकाश में उड़ते हुए दानव, एबिस से निकली राक्षसी जातियां और उनके खिलाफ लड़ते हुए योद्धा जो इंसान नहीं थे। उनके शरीर पर वही निशान जो उसने सेना की त्वचा पर देखे थे। शायद ये यादें उसकी नहीं, किसी और की थीं। एक अंधेरी जगह में सेना किसी चीज को अपनी बाहों में कसकर पकड़े भाग रही है और अगले ही पल एक घूमते हुए वॉर्टेक्स में कूदकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अनंत अंधकार में रोनिन ऐसी यादें देखता है जो उसकी नहीं, और धीरे धीरे उसे अपनी पुरानी जिंदगी भी याद आने लगती है। वह हमेशा इतना कमजोर और डरपोक नहीं था। बचपन में अगर कोई उसे चिढ़ाता, वो पलटकर जवाब देता था। एक माँ ने तो उसे डांटा भी था क्योंकि उसने उसके बेटे को पीट दिया था। लेकिन रोनिन जानता था कि उसने बस अपने साथ हुए गलत के खिलाफ लड़ाई की थी। लेकिन उसी दिन से उसके अंदर एक खालीपन घर कर गया, एक ऐसा एहसास कि दुनिया में उसका कोई नहीं जो उसकी रक्षा कर सके। इधर दूसरी तरफ सेना अपने पोते को बाहों में लेकर उसके पीठ पर बने गहरे घाव को देखती है। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए वो आखिरी बार अपने प्यारे पोते के लिए कुछ करने का फैसला करती है। वह कहती है कि विद्रोही अब भी इस धरती पर राज कर रहे हैं और इस दुनिया का मार्ग एक बार फिर खुलने वाला है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। कांपते हुए हाथों से सेना उस हथियार को वापस बुलाती है जो उसने कभी छोटे राजकुमार से छीन लिया था। उसकी हथेली में लाल आग जल उठती है और वह उस शक्ति को धीरे से रोनिन के नाजुक शरीर में लौटा देती है। ये शक्ति तुम्हारी किस्मत है, वो फुसफुसाती है। उसी पल रोनिन को बांधने वाली सारी जंजीरें टूट जाती हैं और एक अथाह ताकत उसके अंदर भरने लगती है। लेकिन जैसे ही सेना उसे फिर से छूने की कोशिश करती है, उसका शरीर अब और सह नहीं पाता। यह था उसका दर्दनाक अंत। अलविदा मेरे पोते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कुछ समय बाद, शायद घंटे बीत गए थे या कई दिन, किसी को नहीं पता, रोनिन की आंख खुलती है और उसे एक ही चीज महसूस होती है। दादी कहीं नहीं है, खाली घर, सन्नाटा और पिछले कुछ दिनों की एक भी याद उसके पास नहीं। घबराकर वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और रिपोर्ट करता है कि उसकी दादी गुम हो गई हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। रोनिन कई बार पुलिस स्टेशन लौटता है, हर बार उम्मीद लेकर कि शायद कोई खबर मिलेगी, लेकिन उसकी दादी ऐसे गायब हुई थीं जैसे वो कभी थी ही नहीं। रोनिन पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी दादी को एक राक्षस उठा ले गया, लेकिन पुलिस वाले उसे मजाक समझने लगते हैं। ऐसी बातों पर मजाक नहीं करते लड़के, वे कहते हैं। गुस्से और बेबसी से भरा रोनिन रोज घर लौटता है, पर असली सजा तो रात में मिलती है। जैसे ही नींद आने लगती है, वही दिन, वही चीखें, वही काले साए उसके सपनों में लौट आते हैं। अब तो हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसे खुद नहीं पता चलता कि वो सपना देख रहा है या सच में वह सब हुआ था। हफ्ते बीत गए। पुलिस स्टेशन जाना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी, मानो वहां जाना ही उसके पास बची आखिरी उम्मीद थी। फिर एक दिन स्कूल से आदेश आया, उसे वापस आना होगा। प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकलते हुए स्कूल का माहौल उसे अजनबी सा लगा। तभी उसका एक क्लासमेट उसे देखकर चौंक जाता है। अरे रोनिन, इतने दिनों बाद, तू ठीक तो है ना? और रोनिन बस खामोश खड़ा रह जाता है। उसी पल रोनिन को एक अजीब सा एहसास होता है, कुछ गलत, कोई खतरा, पर वो समझ नहीं पाता कि आखिर क्यों उसके दिल में इतनी घबराहट है। फिर पीआई क्लास में, जहां वह हमेशा सबसे कमजोर माना जाता था, आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। रोनिन उड़ रहा था। वह सबसे तेज भागा,
इतना तेज कि बाकी सब उसकी धूल भी नहीं छू पाए। क्लास के बच्चे दंग रह गए। ये रोनिन है? पर रोनिन खुद भी अपनी हालत नहीं समझ पा रहा था। ये सिर्फ ताकत नहीं थी, उसे लगातार लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। पर कौन? स्कूल में बाद में भी वही एहसास पीछा नहीं छोड़ता। किसी की नजरें कहीं से उसे पीछा कर रही थीं। इसी तलाश में जब वह मुड़ता है तो सामने आती है स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ली लूना। वह पूछती है, किसी शकी चीज की तलाश कर रहे हो क्या? रोनिन जल्दी से बोलता है, नहीं, कुछ नहीं। दोनों साथ में कॉरिडोर से गुजरते हैं। लूना उसे देखकर पूछती है, वैसे तुम वो दवाइयां क्यों नहीं ले रहे? क्लास के बाद लेते थे ना? रोनिन रुक कर सोचता है। उसे याद आता है कि वो दवाइयां उसने दादी के गायब होने के बाद से एक बार भी नहीं ली। और अजीब बात, उसे अब उनकी जरूरत ही महसूस नहीं होती। अचानक उसके दिमाग में एक पागल सी सोच आती है और बिना कुछ कहे वह सीधे खिड़की से कूद जाता है। मुझे एक जरूरी काम है, ये कहकर वह हवा में गायब। कुछ देर बाद सीढ़ियों में लूना की मुलाकात होती है उस गंजे गुंडे से जो उसे पसंद करता है। लड़की को देखते ही उसकी शक्ल बदल जाती है। वह अच्छे लड़के बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन लूना उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। चलते हुए वह खुद से कहती है, अच्छा ही है। रात को रोनिन सड़क पर खड़ा स्कूल में हुई बातों पर सोच रहा था। उसका शरीर बदल चुका था, वो मजबूत हो चुका था। सड़क के उस पार वह लूना को उसके पार्ट टाइम जॉब पर देखता है। उसे पता ही नहीं था कि लूना उसके घर के इतने पास काम करती है। वह सोचता है, जाकर हेलो बोलूं या नहीं। उसी वक्त पीछे एक बुजुर्ग महिला गत्ते के डिब्बे इकट्ठा कर रही थी। रोनिन को वह अपनी दादी जैसी लगी। वह तुरंत जाकर कहता है, आंटी मैं मदद कर दूं? लेकिन जब वह उन्हें ज्यादा देर तक घूरने लगता है उसे खुद ही शर्म आने लगती है। रोनिन नजरें झुकाकर बूढ़ी औरत की मदद करता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। उधर उसके क्लास के कुछ लड़के उस दुकान पर पहुंचते हैं जहां लूना पार्ट टाइम जॉब करती है। लूना उन्हें देखते ही भड़बड़ा जाती है। उसे इन लड़कों से बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आती। वे बोलते हैं, हम ड्रिंक्स और सिगरेट लेने आए हैं। लूना तुरंत सख्त आवाज में कहती है, आईडी दिखाओ। उन लड़कों ने सोचा कि हम इतने फेमस हैं, ये हमें रोकेगी नहीं। लेकिन जब वह नहीं मानी तो सुनहरा बालों वाला लड़का तमतमाकर बोला, मना करेगी तो बाद में पीट दूंगा। उसका दोस्त फुसफुसाकर कहता है, अरे बेवकूफ, स्कूल का वो गंजा गुंडा लूना को पसंद करता है। तूने कुछ किया तो तेरा गेम खत्म। लूना ने दोनों को दुकान से बाहर धक्के दे दिए। कुछ नहीं मिला, न सिगरेट न ड्रिंक्स, बस बेइज्जती। गुस्से में भरा ब्लॉन्ड लड़का तभी देखता है सड़क के किनारे बैठी एक बुजुर्ग बेघर महिला को। उसका दोस्त तुरंत आंख मारकर कहता है, उससे कहो ये हमारे लिए ले आएगी। दोनों उसके पास जाते हैं और पैसे आगे करके बोलते हैं, अम्मा हमारे लिए ड्रिंक्स और सिगरेट ले आओ। लेकिन वह गरीब होते हुए भी इनकार कर देती है। बच्चों को ये सब नहीं करना चाहिए। ये सुनकर लड़के आग बबूला हो जाते हैं। अरे तू गरीब औरत है, पैसे ले और चुपचाप कर दे काम। इसी वक्त रोनिन जो पास से गुजर रहा था ये सब देख लेता है। उनकी बदतमीजी देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। रोनिन आगे बढ़कर उस बुजुर्ग महिला को उनसे दूर ले जाता है। आंटी आप यहां से चली जाइए। छोकरे चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, ओए तू बीच में क्यों आ रहा है? तेरी दादी है क्या ये? फिर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने उस बुजुर्ग का सारा गत्ता बर्बाद कर दिया है जो बड़ी मेहनत से उसने इकट्ठा किया था। रोनिन की आंखों में आग जल उठती है। एक कमजोर लड़के को गुस्सा होते देख वे हंसते हैं। ओहो, ये तो सच में भड़क गया। वे उसे पकड़कर नजदीकी गली में ले जाते हैं। चल आज तुझे असली सबक सिखाते हैं। रोनिन को जमीन पर पटक दिया जाता है। एक लड़का उसे बेरहमी से लाते मारता है, जबकि दूसरा बाहर खड़ा होकर देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा। अंधेरी गली में रोनिन को बेरहमी से पीटा जा रहा था और हर चोट के साथ उसके अंदर कुछ टूट रहा था, कुछ बदल रहा था। एक लड़का उसके सिर पर जोर से लात मारता है, लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है। उसे लगता है जैसे उसके पैर में कुछ गड़बड़ हो गई है। अगले ही पल रोनिन उसका पैर पकड़ लेता है और इतनी जोर से दबाता है कि हड्डी चटक जाती है। चीखें गूंज उठती हैं। दूसरा गुंडा दौड़ता हुआ आता है। क्या कर रहा है तू? मेरे दोस्त को क्यों मार रहा है? लेकिन रोनिन की आंखें, वो आंखें उसकी नहीं थीं। वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था उसने अभी क्या किया। जैसे वह अपने होश में ही नहीं था। घबराया हुआ वह वहां से भागता है। मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? घर के पास पार्क में पहुंचकर उसके दिमाग में वही रात चमकती है। वो रात जब वह मौत के करीब था पर मरा नहीं, और अब उसके अंदर ये अजीब खतरनाक ताकत। क्या मैं अजय हो गया हूँ? ये सोचकर उसकी सांसें रुकने लगती हैं। रोनिन स्कूल पहुंचता है और कल के वो लड़के सभी उसी की क्लास के थे। लाल बालों वाला लड़का डरते डरते याद करता है कि आखिर कल रात क्या हुआ। इधर गंजा गुंडा गुस्से में फटता हुआ रोनिन के पास आता है। मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है तू? मेरा दोस्त तेरी वजह से अस्पताल में है। बाकी छात्र हैरत से उन्हें देखते हैं। ये कैसा झगड़ा है? गुंडा चीखता है, बोल चुप क्यों है? मरना चाहता है क्या? तभी एक सहपाठी हिम्मत करके कहता है, भाई रोनिन बहुत बुरे समय से गुजर रहा है। उसकी दादी लापता है, जरा उसे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर गुंडा टेबल पर मुक्का मारता है। तू होता कौन है मुझसे कुछ मांगने वाला?
और तभी रोनिन की आंखें उठती हैं, ठंडी बर्फ जैसी, बिल्कुल पीकी ब्लाइंडर्स वाले गैंगस्टर लुक की तरह। उसकी निगाहें सीधे गुंडे की आंखों में धंस जाती हैं। गुंडे को महसूस होता है जैसे उसकी आत्मा जम गई हो। पैर कांपना तो दूर, हिल भी नहीं रहे। ये वो नजर थी जिससे लगा कि अगर रोनिन चाहे तो सिर्फ देखकर ही उसे खत्म कर देगा। डरा हुआ लेकिन थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर वो गुंडा रोनिन के सामने से हट जाता है। उसका दोस्त धीरे से फुसफुसाता है, ये पहले वाला रोनिन नहीं है, ये पूरी तरह बदल गया है। वह लड़का हैरान था, कमजोर डरपोक रोनिन ने कैसे उन पुलिस की आंखों में आंख डाल दी। उसी रात एक आदमी सड़क पर अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था। अचानक उनका डॉग सतर्क हो जाता है। किसी की तेज भागती हुई परछाई उसके सामने से गुजरती है। कुत्ता भौंकने को होता है, पर अगले ही पल उसकी पूंछ दब जाती है। वह वहीं कांपने लगता है, जैसे उसने किसी इंसान को नहीं, किसी शिकार करने वाले जानवर को देखा हो। काफी दूर भागकर वह एक पुरानी जर्जर इमारत पर पहुंचता है। वह अंदर जाता है और टूटी हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए टॉप फ्लोर पर पहुंचता है। ऊपर मेटल की भारी भारी बीमें बिखरी हुई थीं। रोनिन अपनी हुड उतारता है। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर गिर रही थी, जैसे किसी नए राक्षस का जन्म हो रहा हो। उसकी नजर एक मोटी स्टील बीम पर पड़ती है, एक ऐसा लोहे का ढांचा जो किसी आम इंसान से तो हिल भी नहीं सकता। वह सोचता है, अगर मैं इसे उठा नहीं पाया तो मतलब सब ठीक है, मैं सामान्य हूं। पूरी ताकत लगाकर बीम को धकेलने की कोशिश करता है, पर बीम हिलती नहीं। रोनिन राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर बीम पर पड़ती है। उस पर एक गहरा डेंट पड़ा हुआ था। रोनिन की धड़कन रुक सी जाती है। वह दोबारा कोशिश करता है, इस बार और ज्यादा जोर से। उसकी गर्दन पर नसें उभर आती हैं और फिर बीम जमीन से उठ जाती है। उसकी शक्ति जाग चुकी थी। वह लोहे की भारी बीम को सिर के ऊपर एक हाथ से पकड़ लेता है और खुद हैरान होकर उसे देखता है। मेरे साथ क्या हो रहा है? अगले दिन स्कूल में वही लड़का जिसका पैर टूट गया था लंगड़ाता हुआ क्लास में आता है। क्लासमेट्स फुसफुसाते हैं, अरे यार इसे लूटा गया क्या? क्या हो गया इसके साथ? उसका दोस्त झल्लाकर पूछता है, सच्ची बता, कल रात हुआ क्या था? कहीं दीवार तो नहीं लात मार दी? ब्लॉन्ड लड़का चुपचाप रोनिन की ओर देख रहा था, कुछ बोल ही नहीं पाया। यह बात सुनकर उसका चिंतित दोस्त जोर से बोल उठा, जवाब मांगते हुए, धीरे बोल यार, वो सुन लेगा। फिर अचानक बात बदलते हुए बोला, छोड़, अब मुझे पढ़ाई करनी है। उसका दोस्त जानता था कि वो कभी पढ़ाई लिखाई वाला बंदा नहीं था, तो कुछ तो गड़बड़ थी। किताब उल्टी पकड़ रखी है क्या? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो उस रात जो देखा था उसी बारे में सोचने लगा। प्रोटैगोनिस्ट की नजर कुछ तो बहुत अजीब थी। दोपहर के लंच ब्रेक में जब सारे नर्डी बच्चे आराम से खा रहे थे, तभी गंजा गुंडा आ गया। बोला, बहुत ज्यादा खाना है तुम्हारे पास, थोड़ा शेयर करो। और अब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा है, सामने दर्जनों ब्रेडेड चिकन रखे हुए। जाहिर है खुदगर्ज बंदा कह रहा है, सब मेरा है। वो अपनी क्रश को कैफेटेरिया में आते देखता है और उसे हाथ हिलाकर बुलाता है। बोलता है, तू बहुत पतली है, थोड़ा ज्यादा खा ले, वेट बढ़ जाएगा तो क्या हुआ? लेकिन लड़की उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। बेवकूफ वहीं ठिठक के रह जाता है। उधर स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की हमारे प्रोटैगोनिस्ट के पास आकर पूछती है, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ये देखकर पूरा कैफेटेरिया दंग रह जाता है, क्योंकि वो सिर्फ उसके पास बैठती ही नहीं बल्कि उससे काफी फ्रेंडली भी लग रही होती है। गंजे गुंडे के अंदर से गुस्से की काली धुआंधार हवा उठने लगती है। लंच के बाद वो अपने दोस्त को घेर लेता है और पूछता है कि उस कमजोर लड़के ने उसका पैर कैसे तोड़ दिया। उसे यकीन ही नहीं होता कि प्रोटैगोनिस्ट इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। वो तो लूजर है, लेकिन उसका दोस्त अड़ा रहता है, नहीं भाई वो कुछ अजीब है, ये नॉर्मल नहीं था। गुंडा गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता है, तू पागल हो गया है, कोई इतनी जल्दी बदल नहीं सकता। क्या इसके दिमाग पर चोट लगी है? स्टूडेंट्स बात कर ही रहे थे कि किसी ने कहा, ये सब बहुत बचकाना है। वो थी लूना। उसने कहा, कितना दयनीय है, जब वो कमजोर था तुम लोग उसे मारते थे, अब जब वो स्ट्रांग हो गया है तो तुम लोग डर रहे हो। सच बोलो, मान लो। गंजा गुंडा उसकी बातों से परेशान नहीं दिखा और बोला, ये लड़की मजाक कर रही है, वो लूजर बस एक्टिंग कर रहा है टफ बनने की, जल्द ही उसे उसकी औकात दिख जाएगी। लूना फिर बोली, हाँ तो फिर दिखा दो, कौन ऊपर है, जैसे कि उसे चैलेंज कर रही हो। गंजा पूछता है, तू मेरी तुलना उस लूजर से क्यों कर रही है? लूना पास आकर कहती है, सच बोलो, मान लो कि तुम डर गए हो, और ठीक है मैं समझती हूं। इतना सुनकर वो मुस्कुराता है, उस लूजर ने सबके दिमाग घुमा दिए हैं, अब मैं एक ऐसा सबक दूंगा कि इसकी याद की थेरेपी बन जाएगी। उसी दिन बाद में लूना ने प्रोटैगोनिस्ट को मैसेज भेजा, स्कूल के बाद बैक गेट पर आ जाना, नहीं आए तो ये लोग तुझे बुली करते रहेंगे। ये मैसेज उसके साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंच गया कि आज लड़ाई होने वाली है। सब अपने अपने फोन पर लाइव अपडेट लेते बैठे थे ताकि देख सकें कि शायद आज वो लूजर आखिरकार उस गुंडे की छुट्टी कर दे। लेकिन इस बार प्रोटैगोनिस्ट पहले की तरह नर्वस नहीं था, बस उसे ये सब बेकार सा लग रहा था। शाम 6 बजे वो लोकेशन पर पहुंच गया। वहां खड़ा गुंडा स्ट्रेच करते हुए बोला, आज इस लूजर को अच्छा सबक मिलेगा। आसपास खड़े लोग बहस कर रहे थे कि कौन जीतेगा। सबके लिए तो ये साफ था कि वो लूजर कभी नहीं जीत पाएगा।
गंजा स्टूडेंट ऊब चुका था। बोला, अच्छा है, थोड़ी बोरियत दूर हो जाएगी। और सुन रोनिन, बोरिंग मत बनना, जितनी देर तक टिक सके टिक जाना, फिर तोड़ दूंगा तुझे। रोनिन बस ठंडी नजर से उसे देख रहा था, बिना कुछ बोले, लेकिन उसके मुट्ठी में साफ दिख रहा था कि वो क्या करने वाला है। आसपास के सारे बच्चे पूछ रहे थे, लड़ाई कब शुरू होगी? सबको तो मजा आने वाला था। भीड़ में कुछ लोग तो गंजे की हिम्मत बढ़ा रहे थे, क्योंकि वो तो हमेशा दूसरों के सामने शो ऑफ करता था। ज्यादा शेखी बघारने के लिए उसने कहा, अरे ये तो बेइंसाफी है, इतना दयनीय बंदा, इससे लड़ना तो मेरे लिए आसान है। फिर अकड़ कर बोला, चलो फेयर बनाते हैं, ये लूजर मुझे पहले एक घूंसा मार सकता है, सीधे मुंह पर, मैं हिलूंगा भी नहीं। अब तो ये पूरा तमाशा बन चुका था। बस दो लोग थे जिन्हें सच में चिंता थी, एक प्रोटैगोनिस्ट की और एक उस गंजे की, क्योंकि दोनों जानते थे कि ये दिखने में शांत लड़का असल में नॉर्मल नहीं है। गंजा फिर घमंड में चिल्लाया, मारो, जल्दी करो। वो खड़ा हो गया, घूंसा खाने के लिए तैयार, और अगले ही पल घूंसा लगने से पहले हवा की रफ्तार ने उसका चेहरा तोड़ दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि उसके दांत उड़ गए और वो हवा में उछलकर पीछे जा गिरा। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस लड़के का पैर टूटा था उसने बस सोचा, मैंने कहा था ये नॉर्मल नहीं है। गंजा सिर्फ एक ही घूंसे में खत्म, और सिर्फ इतना नहीं, वो सबके ऊपर से उड़ता हुआ दूर जमीन पर जा गिरा। सबको तो लग रहा था शायद वो मर ही गया हो। रोनिन गुस्से से दहाड़ा, उठ! वो उसकी शर्ट पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, उठ बेवकूफ, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया। भीड़ डर से जम गई। ये सब उनकी उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा था। उसकी आंखों में एकदम खूंखार नजर थी। उसकी नजर बिल्कुल खूंखार थी। उसकी मुट्ठी अब उन लोगों के खून से सनी हुई थी जो इसके लायक थे। जमीन पर पड़ा वो गुंडा दया की भीख मांग रहा था। प्रोटैगोनिस्ट नीचे झुककर ठंडे सुर में बोला, डर मत, मारूंगा नहीं, बस सबक सिखाऊंगा। उसकी बातों में इतनी ठंडक थी कि उसकी सांस तक गंजे के चेहरे पर बर्फ जैसी लग रही थी। इधर स्कूल की छत पर खड़ी सबसे खूबसूरत लड़की ये सब देख रही थी। बस हल्का सा मुस्कुराई। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। नतीजा बिल्कुल उसकी प्लानिंग के मुताबिक था। उस रात कहीं और एक अजीब घटना हो रही थी। एक डरावना प्राणी किसी घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। उधर हमारा प्रोटैगोनिस्ट घर लौटा तो उसका अकेला दोस्त सामने खड़ा था। दोस्त बोला, तू अपना बैग स्कूल में भूल आया, और सुन, तू ठीक है? तू इतने कम समय में बहुत बदल गया है। इन बातों ने रोनिन को सोच में डाल दिया। वो घर जाते हुए खुद से पूछने लगा, क्या सच में मैं बदल गया हूँ? आज जो उसने किया उसे वो पसंद तो नहीं आया, लेकिन उसे पछतावा भी नहीं था। इस बीच उसके अपार्टमेंट में वो अजीब प्राणी कुछ ढूंढ रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला वो तुरंत छत में छुप गया। रोनिन ने लाइट ऑन की। उसे कुछ अजीब नजर नहीं आया, लेकिन वो राक्षस ऊपर से सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रोनिन थोड़ा सा भी ध्यान बटाता दिखा, वो प्राणी झपट पड़ा, लेकिन रोनिन पहले से ही उस पर नजर रखे हुए था। तू है कौन? और उसी वक्त रोनिन भी बोला, और तू कौन है? तभी दोनों भिड़ गए। घर की हालत लगभग तहस नहस हो गई, पर रोनिन को एक भी वार नहीं लगा। उसकी ठंडी स्थिर नजर सब कुछ पड़ रही थी। वो सारी हमले आसानी से डॉज करता गया। फिर एक झटके में उस प्राणी को पकड़कर उसकी बांह चीर दी। देमन चीख कर बोला, तू इंसान नहीं हो सकता। रोनिन इस बात से खुद ही हैरान था, पर जवाब देने की बजाय उसने उस दानव का पूरा हाथ उखाड़ फेंका। चीखते हुए वो प्राणी खिड़की से बाहर कूद गया। सोचा शायद बच जाएगा, लेकिन इंसान समझा जाने वाला रोनिन बिना सोचे उसके पीछे छलांग मार देता है। पाइप, एयर फैन जो भी आया उस पर कूदते हुए नीचे उतर गया और एक जोरदार वार किया। प्राणी सड़क पर धड़ाम से गिरा। जब रोनिन नीचे पहुंचा वो दानव किसी तरह रेंग कर भाग चुका था, पर बुरी तरह घायल था। उसे ट्रैक करना अब आसान होने वाला था। भागते भागते दानव डरते हुए सोच रहा था, ये है कौन? ये इंसान नहीं हो सकता। मुझे इसे अपने लीडर को रिपोर्ट करना होगा। लेकिन वो जितना भागता उतना ही डर बस बढ़ता गया, क्योंकि रोनिन अपनी ठंडी भयानक नजरों के साथ फिर से उसके सामने था। इस बार दानव भी डर गया। दानव के सारे वार बेकार थे। रोनिन अब पूरी तरह बदल चुका था, शांत और खतरनाक। वो दानव को भागते हुए देखता है, फिर बड़ी शांति से पास पड़े छाते को उठाता है। नई मिली ताकत के साथ वो तैयारी करता है और एक ही झटके में छाता फेंकता है। छाता इतनी तेजी से उड़ता है कि दानव को पता भी नहीं चलता कि क्या आने वाला है, और सीधे आर पार हो जाता है। उसे दीवार से कील की तरह चिपका देता है। रोनिन पास पहुंचता है, छाता पकड़े हुए। ठंडी आवाज में पूछता है, ये यहां क्यों था? तुम कौन हो? क्या चाहता था? अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। दानव कांप कर बोला, मैं सना के लिए आया था। ये सुनते ही रोनिन को वो दिन याद आता है जब उसकी दादी पर हमला हुआ था, और उसे याद ही नहीं कि वो कैसे गायब हो गई। बारिश से भीगे उस अंधेरे माहौल में क्रीचर फाइनली सच उगल देता है। पिछले महीने जो लड़ाके उस औरत के पीछे भेजे गए थे वो कभी लौटकर ही नहीं आए। रोनिन भड़क कर पूछता है, मेरी दादी क्यों? लेकिन राक्षस ठंडी हंसी हंसकर कहता है कि वो उसकी दादी नहीं बल्कि पूर्व रक्षक जनरल साना है।
फिर वो शक भरी नजर से पूछता है, तो साना तुम्हारी दादी है? रोनिन की आंखों में गुस्सा भर उठता है। वो जवाब नहीं देता। अचानक क्रीचर चिल्लाता है, हम की ढूंढ रहे हैं, वही की जो उसके पास है, उसे हमें सौंप दो। रोनिन का धैर्य टूट चुका था। वो फुसफुसाता है, उन बाकी राक्षसों का क्या हुआ जिन्होंने मेरी दादी पर हमला किया था? वे कहाँ हैं? दूसरी तरफ से क्रीचर गुर्राकर बोलता है, तुम्हें नहीं पता होना चाहिए, आखिर तुम भी तो राक्षस हो। रोनिन स्तब्ध। ये बकवास है। मैं राक्षस? मैं कैसे? लेकिन दानव और भड़क जाता है। खुद को देखो, क्या इंसान ऐसा दिखता है? अपने हाथ देखो, क्या इंसान ऐसा करता है? रोनिन की सांसें भारी हो जाती हैं। उसके पैरों के पास पड़ा टूटा हुआ दर्पण। वह झुककर उसमें अपना विकृत डरावना प्रतिबिंब देखता है। उसके भीतर सवालों की आंधी। क्या मैं सच में इंसान नहीं? मैं क्या बन गया हूं? इसी पल क्रीचर मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। रोनिन ध्यान भी नहीं दे पाता। बारिश में गलियों से गुजरता एक आदमी जो काम से थका हुआ था, उस इंसान को बिना छाते के देखकर पूछता है, भाई छाता नहीं लिया क्या? लेकिन सौभाग्य से वो बस उसके चेहरे से डर गया था, क्योंकि असल में वो तो कोई राक्षस था जो तुरंत नाले में कूदकर भाग गया। बारिश से भरी रात में रोनिन बेहाल सा बिना दिशा के भाग रहा था। पैर फिसला और वह सड़क पर गिर पड़ा। उधर एक माँ और उसका छोटा बेटा पास से गुजरे। माँ ने पूछा, बेटा तुम ठीक हो? लेकिन बच्चे ने घबरा कर कहा, माँ इसका चेहरा कुछ अलग है। वाकई रोनिन की आंखें अब इंसानी नहीं रही थीं। वो अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता है, कुछ नहीं बोलता और भाग जाता है। इसी बीच दूसरी ओर अंधकारमय अंडरवर्ल्ड में तूफानी राक्षसी हवाएं, एबिसल क्रीचर्स और बिजली सी चमकती स्टॉर्म रेज आसमान को फाड़ रही थीं। यही वो जगह है, दुनिया के पार, पोर्टल के उस पार का डीमन वर्ल्ड। वही क्रीचर किसी तरह बचकर वापस पहुंचता है। पहला स्काउट जो जानकारी लेकर लौटा है। एक डीमन डियर उसे आदेश देता है, जो देखा है सब लीडर को रिपोर्ट करो। वो कांपते हुए बताता है, साना मर चुकी है, मानव दुनिया में उसका कोई निशान नहीं, मगर मुझे एक लड़का मिला। उसके शरीर में उसी गद्दार के गुण थे। दूसरे राक्षस तड़प कर पूछते हैं, तो उसे पकड़कर क्यों नहीं लाया? शर्मिंदगी में क्रीचर सिर झुकाकर कहता है, असंभव था, उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। क्या मैं एक इंसान से हार जाता? वो इंसान नहीं था। उसकी सांस सबसे शक्तिशाली राक्षसों से भी ठंडी थी। ये सुनते ही वहां खड़ा व्यक्ति आगे बढ़ता है, डीमन जनरल चिन। उसकी लाल रक्त सी चमकती आंखें क्रीचर पर टिक जाती हैं। क्या तुम्हें यकीन है जो तुम कह रहे हो वो सच है? क्रीचर डर से कांपते हुए झट से जवाब देता है, जनरल मैं कभी आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा। उसके पास खड़े होना भी ऐसा था मानो उसकी सांसों से शरीर जल रहा हो। अगले ही पल बिना किसी दया के, बिना एक शब्द बोले, जनरल चिन उस वफादार दानव को वहीं खत्म कर देता है। उसकी ठंडी निर्दयी लाल आंखों में सिर्फ एक बात साफ थी, गलत खबर लाने वाले की कोई जगह नहीं। डीमन जनरल चिन द्वारा उस संदेशवाहक को मार देने के बाद भी वहां मौजूद उसके सबसे वफादार गार्ड तक कांप उठते हैं। तभी सिंहासन पर बैठा डीमन किंग ठंडी धीमी आवाज में कहता है, ऐसी बात दोबारा जुबान पर मत लाना। कोई ऐसी सांस नहीं रख सकता जो ठंडी होकर भी आग की तरह जला दे। यह बकवास है। लेकिन उसी क्षण वर्षों से न हिला वो राजा अपने सिंहासन से धीरे धीरे उठता है। अपनी लालिमा भरी आंखों में वो संदेशवाहक के शब्दों को दोहराता है, कोल्ड फायर और एक खोए हुए पुत्र का निशान। पहले राजा का वंशज अभी भी जीवित है। अब एक प्राचीन कथा की तरह दृश्य बदलता है। समय की शुरुआत से मनुष्य और राक्षस लगातार युद्ध में रहे हैं। एबिसल डीमंस ने मध्य युग से ही मानव जाति को गहरे घाव दिए। किसी समय दोनों दुनियाओं के बीच की दरारें फैल गईं। असंख्य मानव लाशों से धरती लाल हो गई। लेकिन युद्ध के बाद मानव दुनिया की ओर जाने वाले सारे रास्ते किसी अज्ञात शक्ति ने बंद कर दिए। हजारों साल बीत गए। फिर मनुष्यों के लिए दानव केवल मिथक, केवल पुरानी कहानियां बनकर रह गए। लेकिन राजा की ठंडी आवाज फिर गूंजती है, भले ही कितना समय बीत जाए, ये दीवारें फिर टूटेंगी। जो रास्ते बंद किए गए थे वे फिर खुलेंगे और इस बार मानवता नष्ट हो जाएगी। सीन कट वापस मानव दुनिया में। बारिश में भीगा मुख्य पात्र रोनिन दौड़ते दौड़ते पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उधर पुलिस ने उसकी दादी के गायब होने के बाद मिले एक फुटेज को ट्रेस किया है। और हाँ, वो महिला सचमुच रोनिन की ही दादी थी। पुलिस पूछती है, क्या आपकी दादी बीमार थी? यह जो जगह है यहाँ तो लोग दवाई लेने आते हैं। इतना सुनते ही रोनिन की आंखें फैल जाती हैं। उसे तुरंत याद आता है कहानी की शुरुआत में दादी ने उसे जो काले रंग की गोलियां दी थीं। रोनिन तुरंत पुलिस से उस लोकेशन का पता ईमेल पर भेजने को कहता है और बिना एक पल गंवाए उसी जगह की ओर दौड़ पड़ता है जहां उसकी दादी आखिरी बार दिखी थी। उसके मन में बस एक ही सवाल, अगर दादी ने ये काली गोलियां किसी से खरीदी थीं तो शायद वही आदमी सच जानता हो। काफी देर खोजने के बाद वह आखिरकार उस छोटी जर्जर दुकान को ढूंढ लेता है, वही जगह जहां उसकी दादी ने वो रहस्यमयी ब्लैक पिल्स खरीदी थी। रोनिन ने बस दादी का नाम लिया और इतना सुनते ही दुकानदार का चेहरा सफेद पड़ गया। वह धीमे से कहता है, यहां रुको। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही रोनिन को समझ आ गया, वह आदमी भाग चुका था।
रोनिन पीछा करने के लिए दौड़ पड़ा। कारों के बीच से, दीवारों के ऊपर से। वह आदमी तेज हो सकता था, लेकिन रोनिन जैसा छोटा राक्षस उससे कहीं तेज था। घबराकर दुकानदार ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि यह लड़का साना का पोता है, वह वहीं रुक गया। कांपते हुए दुकानदार ने पूछा, तुमने क्या कहा? रोनिन दोहराता है, सना मेरी दादी थी और ये दवाई उन्होंने मेरे लिए ली थी। यह सुनकर आदमी का चेहरा बदल गया। अब वह भागा नहीं, अब वह बात करने को तैयार था। वह बताता है, ये दवा बहुत भारी साइड इफेक्ट्स वाली है। इसका असली मकसद है दैत्य शक्तियों को दबाना। अंडरवर्ल्ड से जो राक्षस मानव दुनिया में भाग कर आते हैं, वे अपनी पहचान छुपाने के लिए ये दवा लेते हैं। रोनिन के होश उड़ जाते हैं। क्या दादी ये दवा मुझे इसलिए दे रही थी? क्या मैं भी राक्षस हूं? उधर दुकानदार खुद सोच में पड़ गया। क्या ये वही बच्चा है जिसे साना उस रिफ्ट से लेकर आई थी? मानव और दानव दुनिया की उस दरार से। रोनिन कांपती आवाज में कहता है, कृपया मुझे मेरी दादी की कहानी बताइए। दुकानदार की आंखों में पुराने जख्मों की परछाइयां तैरने लगती हैं। वह गहरी सांस लेकर रोनिन को सच्चाई बताना शुरू करता है। साना कोई साधारण दादी नहीं थी। वह दानव साम्राज्य की सबसे महान योद्धा, रॉयल गार्ड की जनरल और महारानी की सबसे विश्वसनीय रक्षक थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने आसमानों तक को कंपा दिया। राजा के छोटे भाई कुम ने अपनी सेना तैयार की और महल पर हमला कर दिया। उसी दिन से अंधकार का युग शुरू हुआ। कई वीर राजा की रक्षा करते हुए धूल बनकर मिट गए। अंत में राजा और रानी दोनों मारे गए। कुम ने अपने भाई के हजारों समर्थकों को बिना दया के बलि चढ़ा दिया, सिर्फ सिंहासन पाने के लिए। बचे सिर्फ कुछ लोग, पुराने राजा के वफादार, जो जान बचाकर मानव दुनिया में भाग आए और यहाँ छिपकर रहने लगे। सदियों से कुछ दानव इंसानों के बीच चुपचाप जीवन जी रहे हैं। दुकानदार धीमे से आगे बताता है, इन्हीं दिनों में साना मुझे मिली थी, लेकिन फिर कुम ने लड़ाके भेजे हम सबको खत्म करने के लिए। मैंने सोचा तुम भी उन्हीं में से एक हो, इसलिए मैं भागा। रोनिन पूछता है, इसलिए आपने सोचा कि मैं उनका दूत हूँ? वह सिर हिलाता है, हाँ। फिर वह असली डर बताता है, मैं भी एक भगोड़ा दानव हूँ और मुझे पता था वे लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ जो साना के पास था। जब साना आना बंद हो गई, वह बेचैन हो गया था। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ। फिर वह रोनिन की आंखों में देखते हुए पूछता है, क्या उनके साथ कुछ हुआ? रोनिन की आवाज भर्राने लगती है और वह बताता है कि उसकी प्रिय दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। दुकानदार का चेहरा सख्त हो जाता है। वे लोग रुकेंगे नहीं, वो फिर आएंगे, हमारे लिए और खासकर तुम्हारे लिए। इन शब्दों ने रोनिन के भीतर आग भड़का दी। गुस्सा, दर्द और डर का मिश्रण। आखिरकार ये सब उसी की वजह से हो रहा था। रात के अंधेरे में एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़ा रोनिन खुद से सवाल करता है, मैं हूँ क्या, इंसान या दानव? लेकिन अगले ही पल वह खुद ही जवाब देता है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए सबसे कीमती चीज, उसकी दादी, उसे उससे छीन ली गई थी। अब वह छिपेगा नहीं, न भागेगा, न डरेगा। वे सब अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाएंगे। बस यही अब उसके लिए मायने रखता है। दूसरी ओर डीमन वर्ल्ड। अबिस का काला तूफान चमक रहा है। कुछ दानव खबर लाते हैं, कोई भी योद्धा जीवित वापस नहीं आया, इसीलिए इसे मृत्यु का मार्ग कहते हैं। दो दानव हंसते हुए मनुष्यों का उपहास करते हैं। मानव बहुत घमंडी हैं, सोचते हैं कि रास्ता बंद है तो वे सुरक्षित हैं। पासेस खुलते ही हम उनकी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। तभी काले बालों वाला, लाल आंखों वाला लड़का बोलता है, सना ने वह की जरूर पूर्व राजा के मृत पुत्र के लिए छोड़ी होगी। वर्तमान डीमन किंग खड़ा होता है। यह बच्चा हमारे साम्राज्य का मौका है। वह आदेश देता है, केओस को मुक्त करो और सेना को भेजो उस बच्चे को खोजने। दृश्य कट, रोनिन का घर। रोनिन अपनी दादी की पुरानी वस्तुओं, यादों और यादगार सामान में खोज करता है। एक तस्वीर उसकी नजर पकड़ लेती है, उसकी और दादी की मुस्कुराती हुई तस्वीर। रोनिन तस्वीर को हाथ में लेकर बुदबुदाता है, चाहे तुम कहीं से भी आई हो, चाहे तुम कितनी भी पुरानी हो, मेरे लिए तुम हमेशा खास रहोगी। वह फोटो को अपनी जैकेट में सुरक्षित रखता है। मेरी दादी हमेशा मेरी दादी ही रहेंगी। अगली सुबह स्कूल। गंजे बुली के साथ हुए टकराव के बाद अफवाहें फैल चुकी हैं कि रोनिन ने उस बदनाम इंसान को हरा दिया। जो लोग उसे नजरअंदाज करते थे अब अचानक उससे दोस्ताना बन रहे हैं। रोनिन स्तब्ध है, ये सब क्या हो रहा है? तभी उसका पुराना परिचित लड़का कहता है, क्योंकि अब चीजें बदल गई हैं। पहले कोई भी हिम्मत नहीं करता था उस गंजे संगचून के सामने आने की। सब उससे बचते थे ताकि खुद उसकी अगली टारगेट न बन जाए। लेकिन अब वो कभी दोबारा उन्हें दिखाई नहीं देगा। उसी समय वो लड़की, जिसे बाकी सब बहुत खूबसूरत समझते हैं, रोनिन के पास आती है और कहती है, स्कूल के बाद मुझसे मिलना। रोनिन चौंक कर पूछता है, क्यों? लेकिन उसका दोस्त उसे कोहनी मारकर बोलवाता है, हाँ वो जरूर आएगा, और फिर खुशी से उसे बधाई देता है। कुछ पल के लिए लगता है रोनिन एक साधारण छात्र बन रहा है, एक सामान्य जीवन, शायद उसे एक गर्लफ्रेंड भी मिल जाए। लेकिन दूसरी ओर अंधेरे में वही गुस्सैल, गंजा बुली संगचून दूसरे छात्रों पर अपनी झुंझलाहट निकाल रहा है। उसे गुस्सा है कि सब उसके बारे में बातें कर रहे हैं। किसकी हिम्मत हुई ये फैलाने की कि मैं किसी से हार गया? टूटी टांग वाला लड़का हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या हम रोनिन के साथ भी वही करने वाले हैं?
संगछुन की आंखों में काला साया उतर आता है। क्यों, तुम्हें उससे कोई दिक्कत है? उसके दोस्त डरते हुए जवाब देते हैं, न न नहीं। तभी वह दुष्ट मुस्कान के साथ कहता है, जो कुत्ता लोगों को काटता है उसे खत्म करना पड़ता है। उनकी नई योजना रोनिन के एकमात्र दोस्त को पकड़कर झूठा संदेश देना कि वे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन दोस्त इनकार कर देता है। तभी चटाक उसे जोरदार थप्पड़ मारा जाता है। गंजा लड़का गुस्से में गुर्राता है, इतना यकीन है? सोच समझ कर बोल। फिर वह उसके पेट में कई मुक्के मारता है, उसे डराने, झुकाने और आज्ञा मानने पर मजबूर करने के लिए। अंत में जब उसका हाथ आखिरी वार के लिए उठता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो लड़का जो हमेशा पिट जाता था, जो हमेशा डरता था, इस बार वापस वार करता है, सीधे संगछुन के चेहरे की ओर मुट्ठी चलाकर। शायद वह और अपमान सहना नहीं चाहता था। क्लास में बैठा रोनिन अभी भी डेमन वर्ल्ड की घटनाओं के बारे में सोच ही रहा था कि उसे एहसास हुआ उसका दोस्त जो बाथरूम गया था काफी देर से वापस नहीं आया। ऊपर से वो गुंडे भी क्लास में नहीं थे। शक होने पर वह बाहर निकलता है, लेकिन तभी उसका दोस्त लौट आता है। चेहरे से साफ था कि कुछ तो हुआ है, फिर भी वह कुछ बताना नहीं चाहता। बस इतना कहता है कि वह क्लास बंक कर रहा था। रोनिन के पूछने पर भी वह सच्चाई छिपाता है, क्योंकि वह जानता है कि ये लोग रोनिन को फंसाने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन आखिरकार लगातार जिद करने पर वह बताता है कि उसकी उन गुंडों से लड़ाई हो गई थी, लेकिन वो इसे हल्का दिखाने की कोशिश करता है। कहता है कि वे इतने भी मजबूत नहीं हैं, क्योंकि उसने उस गंजे बदमाश को एक मुक्का मार दिया। रोनिन यह सुनकर अपने दोस्त की बातों के उलट फैसला लेता है। वह खुद उन गुंडों से मिलने जाएगा। दोस्त ने भले ही चेतावनी दी हो, पर रोनिन का मकसद कुछ और है। वह चाहता है कि ये लोग अब किसी और मासूम को हाथ न लगाएं। दोस्त उसे रोकना चाहता है, लेकिन अंत में मान जाता है। वह कहता है कि रोनिन सच में बदल गया है। रोनिन की वजह से उसे भी समझ आया कि अगर वह खुद जवाब नहीं देगा तो हमेशा लोगों की पंचिंग बैग बना रहेगा। इसलिए वह भी अब मजबूत बनना चाहता है। मुस्कुराते हुए वह ये बातें कहता है, लेकिन रोनिन समझ सकता है ऐसे हालात से गुजरकर कोई खुश नहीं हो सकता। यह डरावना होता है। उधर क्लास की वही खूबसूरत लड़की लूना, जिसने रोनिन को बाद में मिलने के लिए बुलाया था, रोनिन उसे कह देता है कि अभी उससे भी ज्यादा जरूरी काम है, और वह सीधे अपने दुश्मनों की ओर बढ़ जाता है। लड़की उसके चेहरे से सब समझ लेती है। इसी बीच स्कूल के बाहर कुछ अजीब होने लगता है। काले हुड पहने रहस्यमयी लोग अचानक गेट के सामने दिखाई देते हैं। छात्र हैरान थे कि ये लोग कौन हैं और स्कूल में क्या करने आए हैं। उधर गुंडे रोनिन को स्कूल के एक सुनसान टूटे फूटे शेड में ले जाते हैं। वे उसे उकसाते हैं कि अगर वह कायर नहीं है तो बिना डरे अंदर आए। रोनिन बात करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, पीछे से उस पर हमला किया जाता है। दूसरी तरफ वे हुड पहनकर आए लोग स्कूल में कुछ खोज रहे थे। वे आसपास सूंघते हुए किसी निशान का पीछा कर रहे थे। छात्रों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे कितने बड़े खतरे में फंस चुके हैं। वापस उस शेड में वे लोग सोच रहे थे कि रोनिन को अचानक हमले में पकड़ लेंगे, पर उनका सरप्राइज हमला पूरी तरह मिस हो चुका था। रोनिन ने तेजी से वार बचाया और जवाबी हमला शुरू कर दिया। वह इतनी आसानी से उन्हें गिरा रहा था कि देखकर कोई भी यकीन नहीं करता। उसने एक लोहे की छड़ को इतनी जोर से लात मारी कि वह सीधा छत में जा फंसी। रोनिन ने सभी गुंडों को एक एक मुक्के में बेहोश कर दिया। डर के बावजूद वे हमला करते रहे, लेकिन हर कोई गिर चुका था। अब वह गंजा लड़का कांप रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि ये वही नाकाम रोनिन है जो सबको फिर से एक घूंसे में उड़ा रहा है। रोनिन ने ठंडी नजर से उसे बुलाया, आजा। तभी पता चलता है कि वो गंजा बदमाश भीतर से कितना बड़ा कायर है। वह पास पड़ी बोतल उठाकर हमला करने की सोचता है और धमकाता है कि अब रोनिन जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन रोनिन जरा भी नहीं डरता। उसी वक्त लड़ाई बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि स्कूल में भयानक हलचल शुरू हो चुकी होती है। वे रहस्यमयी हुड वाले अपनी असली शक्ल दिखाते हैं और स्कूल के छात्रों पर हमला शुरू कर देते हैं। अबिस के वो डरावने जीव अपने शिकार की तलाश में उसकी गंध का पीछा करते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर हमला कर रहे थे, यहाँ तक कि रोनिन के दोस्त पर भी। दूर से ही दोनों को छात्रों की दहशत भरी चीखें सुनाई देने लगीं। रोनिन ने तुरंत महसूस कर लिया कि स्कूल में राक्षसों की मौजूदगी है। दूसरों की सुरक्षा को लेकर परेशान रोनिन जैसे ही पीछे मुड़ा, उस गंजे बदमाश ने मौका देखकर कायरों की तरह उसकी पीठ पर हमला करना चाहा, लेकिन रोनिन ने समय रहते दरवाजा बंद कर दिया और हमला रोक दिया। वह शांत लेकिन सख्त आवाज में बोला, अगर जान बचानी है तो सब अंदर ही रहो, बाहर कुछ बेहद खतरनाक है। गंजा गुंडा उसकी बात सुनकर और भी भड़क गया। अपमान का बदला लेने के लिए वह रोनिन को मार डालने की ही सोच चुका था। उधर जब शिक्षकों ने शोर सुना और देखने आए कि छात्र इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं, उनके सामने ऐसा दृश्य था जिसने उन्हें जड़ कर दिया। छात्रों को उन दैत्याकार जीवों ने बेरहमी से वहीं खत्म कर दिया था। अब इस प्राणी किसी को नहीं छोड़ रहे थे। उनके लिए हर इंसान बस शिकार था, क्योंकि वे उसी की तलाश में थे। स्कूल के दूसरी तरफ अभी हमला नहीं हुआ था, वहीं थी लूना। जैसे ही उसने सुना कि स्कूल का एक हिस्सा राक्षसों द्वारा घेर लिया गया है,
वह बिना एक पल गंवाए उस दिशा में दौड़ पड़ी जहां बाकी छात्र जान बचाने के लिए भाग रहे थे। लूना सीधे राक्षसों की तरफ भाग रही थी। पहले डेमन का सामना करते ही वह बिजली सी तेजी से उसके वार से बची। अपनी टांग पर बंधे हथियार को निकालकर उसने एक धारदार वार में उस राक्षस को चीर दिया। फिर उसके ऊपर छलांग लगाकर उसने उसके गले में लगा धागा खींचा और वह राक्षस वहीं ढेर हो गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। एक और विकृत राक्षस छात्रों की गर्दन को सूंघते हुए आगे बढ़ रहा था। उस हालत को देखकर उसके दोस्त डर गए और उसे वहीं छोड़कर भाग गए। एक और मासूम छात्र आज बेवजह मरने वाला था, लेकिन तभी रोनिन की एंट्री। उसने जोर से फायर अलार्म बजा दिया। अलार्म की आवाज सुनते ही सभी राक्षसों को असली शिकार का पता चल गया और वो सीधे उसी की तरफ टूट पड़े। रोनिन की बस एक ही मंशा थी, दूसरे छात्रों को बचाते हुए इन दानवों को खुद से दूर ले जाना। लेकिन रास्ते में वही गंजा गुंडा बदला लेने के लिए अचानक घात लगाकर खड़ा था। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, एक राक्षस ने उसे पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। उसने रोनिन को धमकी दी, भागता रह वरना ये मर जाएगा। अगर कोई और होता तो सोचता ऐसे कचरे को मरने दो, लेकिन रोनिन, उसका निर्णय अलग था। गुंडा चीख रहा था, मत देख, मेरी मदद करो प्लीज। रोनिन बस एक लाइन बोलता है, मैं तुझे क्यों बचाऊं। ये सुनते ही गुंडे के चेहरे पर मौत का डर उतर गया। वह रोने लगा, चीख कर बोला कि उसने गलती की, वो पछता रहा है, उसे बचा लो। उसे लगा रोनिन डर कर भाग गया है, लेकिन उसी पल धड़ाम, रोनिन पीछे से आकर राक्षस पर जोरदार हमला करता है और गुंडे को छुड़ा देता है। फिर बिना रुके एक के बाद एक इतनी तेज और भारी मुक्के बरसाता है कि दीवार तक टूट जाती है। गुंडे ने अपनी आंखों से वो ताकत देखी और यकीन ही नहीं हुआ कि जिस लड़के से वह बदला लेना चाहता था वह इतना खतरनाक ताकतवर हो सकता है। लड़ाई खत्म होने के बाद गुंडा कांप रहा था, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। क्या रोनिन इंसान है? शायद रोनिन खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता था, लेकिन कहने ही वाला था कि एक और राक्षस दीवार से टकराकर गिरता है। उस लड़की की फाइटिंग स्किल्स तो मानो किसी प्रो हंटर जैसी थीं। एक के बाद एक राक्षसों को काटती, गिराती, धमाके के साथ खत्म करती जा रही थी। रोनिन दंग था, आखिर इतनी ताकत आती कहां से है। लेकिन तभी लड़की उनकी तरफ मुड़कर देखती है, अब भी यहीं खड़े हो, इतने बेकार क्यों हो तुम लोग। अगले ही पल वह सीधा छलांग लगाकर गुंडे के चेहरे पर पैर रखती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। लड़की रोनिन को देखती है और कहती है, अंदर वालों को मैं संभाल लूंगी, तुम अभी के अभी बाहर निकलो, तभी ये सब तुम्हारे पीछे आएंगे। रोनिन कुछ समझ नहीं पाता, मेरे पीछे क्यों? वह चिढ़कर बोलती है, तुम इतने बेवकूफ हो, राक्षस तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। रोनिन के दिमाग में 100 सवाल दौड़ रहे थे, पर समय नहीं था। तभी दर्जनों राक्षस गलियारे में प्रकट होते हैं और लड़की चिल्लाती है, भागो सीधे जिम की तरफ। रोनिन बिना समय गंवाए खिड़की से कूदता है और जिम की तरफ दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर वो पीछे मुड़कर देखता है, कोई पीछे क्यों नहीं आ रहा। अगले ही सेकंड राक्षस पूरे झुंड में खिड़की से बाहर कूदते हैं। इतने सारे एक साथ हमला करते हैं कि रोनिन मुश्किल से खुद को बचा पाता है। एक राक्षस की घिनौनी लार उसके चेहरे तक टपकने वाली थी कि एक वायर हवा को चीरते हुए निकलती है। वह सभी राक्षसों को पकड़कर दीवार पर पटक देती है, सीधे ऑन स्पॉट खत्म। रोनिन हांफते हुए पूछता है, तुम हो कौन और इतने खतरनाक दानवों से अकेले कैसे लड़ लेती हो। लूना बस इतना कहती है। ये सवाल बाद में। स्थिति अब पूरी तरह खतरनाक हो गई थी। राक्षसों ने जगह जगह से हमला करना शुरू कर दिया था। दर्जनों दर्जनों राक्षस एक साथ। रोनिन और लूना पूरी तरह से फंस चुके थे। नंबर में भी, ताकत में भी वे असमर्थ थे। लेकिन तभी राक्षस आपस में मिलकर एक विशाल, आंखों से भरे अजीबोगरीब प्राणी में बदल गए। ये विचित्र ट्रांसफॉर्मेशन रोनिन और लूना को कुछ सेकंड के लिए छिपने का मौका देता है। रोनिन सोचता है, इतने बड़े राक्षस से कैसे निपटा जा सकता है। तभी लूना कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। लेकिन तभी विशाल राक्षस महसूस करता है कि लड़की उसे चुनौती दे रही है, चिल्ला रही है कि वह कितना भद्दा और शोरगुल करने वाला है। विशाल हाथ उठता है और उसके इरादे जानलेवा हैं। बस एक हाथ में खूबसूरत लड़की को दबा देना चाहता है, लेकिन लूना फुर्ती से बच जाती है और धमाका, एक विशाल पर्दा राक्षस पर गिर जाता है, उसे अंधा कर देता है। ऊंची नजर से वह कहती है, अब तेरी बारी है। रोनिन जो छत पर झूल रहा था तुरंत ही छत के लोहे के स्ट्रक्चर को तोड़ता है और उस विशाल पर्दे को हथियार बनाकर राक्षस पर गिराता है। इसी बीच स्कूल के अंदर सभी छात्र तबाह हो चुके थे। एक अलग राक्षस काले ओनरा के साथ एक छात्र को अपने हाथ में उठाए चलता है। जिम की खिड़की से देखते हुए उसे कुछ अजीब नजर आता है। शायद वही वह चीज है जिसकी उसे तलाश थी। स्पोर्ट्स कोर्ट पर विशाल राक्षस हार चुका था। उसे जमीन में विशाल धातु से चुभा दिया गया था। लूना और रोनिन सुनिश्चित करते हैं कि राक्षस पूरी तरह से नष्ट हो गया है। रोनिन मन में सवाल करता है, क्या मेरी दादी भी इस राक्षस की तरह राख हो गई? लूना शांत होकर कहती है, बेहतर है कि वे सुरक्षित जगह पहुंच जाएं। लेकिन जाने से पहले रोनिन ने एक चीख सुनी। यह उसकी एकमात्र दोस्त की आवाज थी। जिम के दरवाजे पर उसका दोस्त खून से लथपथ पड़ा था। रोनिन दौड़ता है उसके पास। तुम ठीक हो? क्यों खून बह रहा है?
लूना नीचे देखती है और कहती है, यह छाया सामान्य नहीं है, कुछ गहरा खतरनाक है। रोनिन सवाल करता है, इतना महत्वपूर्ण क्यों? लेकिन तभी उसके दोस्त ने दर्द में चीख मारी। रोनिन लूना की चेतावनी को अनसुना कर देता है और दोस्त की मदद करता है। और जैसे लूना ने कहा था, बैकग्राउंड में कुछ गहरा और डरावना उत्पन्न हुआ। एक विशाल छाया उनके पीछे लूमिंग कर रही थी। राक्षस हमला करने के लिए तैयार था। उसकी विशाल हथेली दोनों लड़कों के बीच से होकर घुसती है। लूना चीखती है, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों गिर जाते हैं। चश्मा वाला लड़का और रोनिन मौत के कगार पर। यह वही डर है जो उसने अपनी दादी खोने के दिन महसूस किया था। क्या उसे फिर से वही दर्द सहना होगा? किसी प्रिय को खोना। यादों की बाढ़ उसके दिमाग में आती है। लूना की चीखें उसके कानों में गूंजती हैं। वह अपनी दादी के साथ बिताए खुशहाल पलों को याद करता है। उसकी जन्मदिन की खुशी, वह हर पल जिसने उसके दिल को गरमाया। उसने तो जन्मदिन पर यही कामना की थी, हमेशा खुशहाल जीवन जीना अपनी दादी के साथ। लेकिन अब उसकी खुशियां डरावनी यादों में बदल चुकी हैं। दादी अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी खुशी उसके हाथ से चली गई। वह उनकी बाह को एक आखिरी बार छूना चाहता है, लेकिन वह राख में बदल जाती है। इस पल यादों और गुस्से की शक्ति उसके भीतर जाग उठती है, एक छुपा हुआ ताकत जिसे वह पहले कभी इस्तेमाल नहीं कर पाया। नीली लौ उसके पूरे शरीर से फैलती है। राक्षस डर जाता है और लूना भी डर से कांप उठती है। लूना और वह राक्षस दोनों हैरान थे। रोनिन अब पहले वाला रोनिन नहीं रहा। उसके एक कदम से ही पूरी हवा जम गई। माहौल बर्फ की तरह सख्त हो गया। उसकी ठंडी सांस इतनी भयानक थी कि सबसे खतरनाक राक्षसों की आत्माएं तक जम सकती थीं। रोनिन ने सामने खड़े दानव को पल भर में जमा दिया और फिर उसे टुकड़ों में तोड़कर खत्म कर दिया। इसके तुरंत बाद उसकी आंखें उलट जाती हैं और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। काफी देर बाद रोनिन किसी अनजान जगह में जागता है। उसके घाव किसी ने बांध दिए थे और जिस बिस्तर पर वह लेटा था उसमें हल्की सी खुशबू थी। उसके दिमाग में पहला ख्याल, क्या लड़की मुझे अपने बिस्तर पर ले आई? कमरे से बाहर निकलकर वह जिस आलीशान घर को देखता है वह किसी अमीर हवेली जैसा लगता था, पर खिड़कियों पर तीखे लोहे की सलाखें थीं। कुछ तो गड़बड़ थी। पहला दरवाजा पार करते ही पूरा हथियारों का भंडार, हर तरह के हथियार, धारदार, भारी, लंबी दूरी वाले, सब कुछ। रोनिन सोचता है, ये घर सामान्य कैसे हो सकता है? इतने हथियार, ये सब किसके लिए? उसी समय उसे किसी के आने की ची आहट मिलती है। वह तुरंत छिप जाता है और एक कुल्हाड़ी हाथ में ले लेता है, हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार। वह खुद को रोकता नहीं। वह तैयार था किसी को भी खत्म कर देने के लिए। लेकिन जो सामने आई वह कोई राक्षस नहीं, एक खूबसूरत लड़की थी। क्या वह उसे मार देगा? कुछ मिनट बाद वह घर में लगे एक अजीब आकार की पेंटिंग को घूर रहा था और तभी लूना तैयार होकर नीचे आती है। रोनिन के मन में सवालों की बाढ़। ये लड़की कौन है और इतनी जबरदस्त ताकत कहां से लाई? लूना सोफे पर बैठकर कैजुअली कहती है, सच कहूं तो मुझे लगा तुम उस दिन मर जाओगे। इतनी चोटों के बाद अभी भी लगता है किसी भी पल मर जाओगे। फिर वह मुस्कुराकर जोड़ती है, अद्भुत है कि तुम अब भी जिंदा हो। रोनिन धीरे से कहता है, मुझे उस दिन की कुछ भी याद नहीं। लड़की एक अलग ही अंदाज में खड़ी थी, नैरेटर जैसे कह रहा हो। अच्छा हुआ कि उसे कुछ याद नहीं। कुछ देर बातचीत चलती है। रोनिन आखिरकार धन्यवाद देता है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। लूना हल्की मुस्कान के साथ तंज मारती है, अभी थोड़ी देर पहले तुम उसी पर हमला करने वाले थे जिसने तुम्हारी जान बचाई है। अब रोनिन का असली सवाल सामने आता है, यूनियों का क्या हुआ, जो मेरे साथ छाती में घोंपा गया था? लूना मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता था तुम यही पूछोगे। वो सुरक्षित है, अच्छी तरह इलाज चल रहा है। रोनिन फिर पूछता है, सच में? लूना सिर हिलाती है, हाँ बिल्कुल। और ये सुनते ही रोनिन के आंसू रुकते नहीं। वह लड़की के सामने ही रो पड़ता है, बिना किसी शर्म के। ये जानकर सच में राहत मिली? लूना उसे देखकर उलझन में पड़ जाती है, जैसे उसे इंसानी भावनाएं समझ ही नहीं आती। ये रो क्यों रहा है? उसके चेहरे से यही झलक रहा था। कुछ पल बाद रोनिन अपना चेहरा पोंछकर पूछता है, लूना तुम असल में हो कौन? मैं तो डर गया था और यकीनन तुम भी डर गई होंगी। दोनों कुछ सेकंड एक दूसरे को देखते रहते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता। अचानक लूना उठती है और कहती है, मुझे भूख लगी है, खाना खाने से पहले एक रेस हो जाए। रोनिन के पास कोई जवाब नहीं था। लड़की फिर चिढ़ाकर कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। वह उठकर बाहर जाने लगती है। ये क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है? रोनिन शांत स्वर में कहता है, मैं ऐसे किसी अनजान इंसान के घर में नहीं रह सकता। और तभी लूना गंभीर हो जाती है, तुम्हारी हालत नाजुक है, तुम बाहर नहीं जा सकते। तुम्हें नहीं पता कल तक जिंदा रहोगे भी या नहीं। फिर वह अपना अंतिम नियम बताती है, अगर इस घर से निकलना है तो पहले मुझे हरा कर दिखाओ। रोनिन इरिटेट हो जाता है। क्रोध में वह लड़के की तरह नहीं बल्कि एक दानव की तरह मूव करता है और लड़की के चेहरे के बिल्कुल पास से मुक्का मार देता है। रोनिन जैसे ही हमला करने जाता है उसकी छाती का पुराना घाव फिर से फट जाता है। लूना उसे घूरती है और ठंडी आवाज में कहती है, यही तो मैं कह रही थी, इस हालत में तुम मुझे हराओगे? वह उसे जमीन पर पटक देती है
सही में सोचते हो कि सामान्य हालत में भी तुम मुझे हरा सकते हो? रोनिन टूटी हुई आवाज में कहता है। मेरी दादी मर गई, मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, अब स्कूल के बच्चे भी मेरी वजह से घायल हैं। लूना इस बार गंभीर हो जाती है। अब से मैं तुम्हारी गार्जियन हूँ। रोनिन यह सुनकर हैरान रह जाता है। गार्जियन? ये लड़की आखिर है कौन? लूना आगे कहती है, अभी के लिए तुम मेरे गेस्ट हो। मैंने खाने की तैयारी की थी, लेकिन लगता है सब जल गया। सचमुच चूल्हे पर रखा सब कुछ काला कोयला बन चुका था। लूना गुस्से में बड़बड़ाती है। कल रात से कुछ नहीं खाया क्योंकि किसी की मदद करनी थी, और आज जब खास खाना बनाया तो वो भी तुम्हारी वजह से जल गया। रोनिन शर्मिंदा होकर पूछता है, कोई बाकी बचा हुआ सामान है? और फिर शुरू होता है रोनिन का असली टैलेंट। रसोई में वह किसी मास्टर शेफ की तरह काम करता है। कुछ ही मिनटों में उसने कमाल का खाना बना दिया। वह मुस्कुराकर कहता है, दादी ने सिखाया था स्वतंत्र रहना चाहिए। लूना उत्सुकता से पूछती है, क्या तुम अपनी दादी के बहुत करीब थे? रोनिन जवाब देता है, हाँ, बहुत ज्यादा। और लूना, जिसने कभी करीबी रिश्तों का अनुभव नहीं किया, धीरे से पूछती है, वो कैसी थी? दोनों एक साधारण सी मेज पर बैठे हुए, एक दूसरे से खुलते हुए, उन दोनों रहस्यमयी किशोरों की बातचीत चल रही थी, जिन्हें मैं भी सच में एक कपल बनते देखना चाहता हूं। और इसी बीच बाहर की दुनिया में तेजी से खबरें फैलने लगीं। इस भयानक हमले के बाद इंटरनेट पर रिकॉर्डिंग्स और तस्वीरें आग की तरह फैल गईं। लेकिन इससे पहले कि सच आम लोगों तक पहुंचता, अथॉरिटीज ने वो सब कंटेंट इंटरनेट से हटा दिया। अब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था ये सच था या बस कोई फेक वीडियो। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इसी बात पर गर्मागर्म चर्चा चल रही थी कि आखिर इस जानकारी को जनता तक जाने से कैसे रोका जाए। ऊपर से कई सर्वाइवर्स भी थे जो सच फैला सकते थे, और सबसे बड़ी समस्या, वो स्टूडेंट जिसने अकेले उन क्रीचर्स को हरा दिया था, वो अभी भी बाहर कहीं मौजूद है। उस रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर, जिसकी पहचान अब तक किसी को नहीं पता, कहता है कि वह उसी बच्चे से तुरंत मिलना चाहता है। उसकी पूरी दिलचस्पी उसी लड़के पर टिक चुकी है, बिना ये जाने कि वो कौन है। सीन बदलता है। माहौल अचानक रोमांटिक सा हो जाता है। रोनिन अपनी दादी के बारे में बताता है, कितनी दयालु, कितनी प्योर हार्टेड इंसान थी वो। चाहे रोनिन कितना ही मुश्किल बच्चा क्यों न रहा हो, उन्होंने कभी उसके प्रति नाराजगी नहीं दिखाई। रोनिन कुछ दुख भरी बात कहने ही वाला था कि तभी लूना उसे रोक देती है और कहती है, तुम यहाँ सुरक्षित हो। ये बात रोनिन को थोड़ा शर्मिंदा कर देती है। रोनिन कहता है कि उसे अब कुछ जरूरी करना है। तभी लूना पूछती है, क्या वो ये जानने के लिए उत्सुक नहीं है कि आखिर वे प्राणी थे क्या? रोनिन को याद आता है, लूना पहले से जानती हुई लग रही थी, और इस जगह पर इतने हथियार देखकर उसके मन में हजार सवाल उठने लगते हैं। क्या ये लड़की उन डेमन्स के बारे में जानती है? भाई, मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन हाँ, जमीन के नीचे तो कोई ना कोई डेमन जरूर छिपा है। आखिर में लूना रोनिन को अपने घर के दरवाजे तक ले जाती है और कहती है, उसे एक ऐसी जगह जाना होगा जहां उसे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, और वो ताकत भी जिसकी उसे उन दानवों से लड़ने के लिए जरूरत है। कहानी की शुरुआत में जिस टूटे फूटे ब्रिज को हमने खंडहर बनते देखा था, वही ब्रिज पार करके आखिरकार वे उस जगह पहुंचते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मॉन्स्टर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। एक विशाल बिल्डिंग जिसकी छत पर 3 बड़े बड़े डिजिटल स्क्रीन चमक रहे थे। रोनिन थोड़ा हैरान होकर पूछता है, ये सच में कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है? लूना हंसकर कहती है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग भी सीक्रेट हो। अंदर जाते ही सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। कोई अजीब माहौल नहीं, कोई डरावना इफेक्ट नहीं। चलते चलते लूना बताती है कि कैसे यह संगठन सदियों से इन दानवी प्राणियों से लड़ रहा है। तभी लिफ्ट बंद होने ही वाली थी कि एक पर्पल बालों वाली लड़की बिना किसी एक्सप्रेशन के हाथ में गिटार पकड़े अंदर आ जाती है। कुछ नहीं, एकदम बर्फ के टुकड़े जैसी। बायोमेट्रिक आईडी, सीक्रेट नंबर सब डालकर तीनों लिफ्ट में चढ़ते हैं, और फिर लिफ्ट ऐसी स्पीड में नीचे गिरने लगती है जैसे सीधा पाताल लोक जा रही हो। रोनिन डरकर बोल देता है, ये क्या, इतनी तेजी से नीचे जा रहे हैं, कहीं नर्क तो नहीं पहुंच रहे? बस ये सुनते ही वो पर्पल हेयर लड़की गुस्से से रोनिन को घूरती है। रोनिन समझ ही नहीं पाता कि उसने क्या गलत कहा। उन दोनों की रिएक्शन देखकर लूना हंसी रोक ही नहीं पाती। फिर वे फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां साइंटिस्ट्स काम कर रहे हैं और कई लोग अजीब अजीब शारीरिक टेस्ट से गुजर रहे हैं। माहौल थोड़ा सस्पिशियस, थोड़ा साई-फाई टाइप। आखिरकार वे उस जगह पहुंचते हैं जहां रोनिन को लाया गया था। लूना आगे बढ़ती है और कहती है, हम लोग यहाँ लंबे समय से हैं, तो पहले नए मेहमान से अपना परिचय क्यों न कर लें? रोनिन के लिए ये सब बिल्कुल अनजान, नया और थोड़ा डराने वाला भी था। जैसे ही रोनिन उस कमरे में घुसता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। चारों तरफ दर्जनों नहीं बल्कि हजारों कैमरे, पूरी तरह आर्मर्ड, हर एंगल से मॉनिटर होने वाला कमरा। और उसी कमरे के पीछे छिपे हुए कांच के पार बैठा था वो रहस्यमय आदमी जो रोनिन से मिलने के लिए अब तक इंतजार कर रहा था। रोनिन अभी इस जगह को देखकर ही दंग था, लेकिन उसी समय पर्पल हेयर लड़की अचानक तैयार होने लगती है। किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने अपना गिटार खोला, क्योंकि गिटार नहीं, सीधा हथियार निकला। कुछ ही सेकंड में उसने हथियार को प्रो लेवल स्किल से असेंबल कर दिया।
रोनिन के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। अब क्या होने वाला है? जैसे ही हथियार तैयार हुआ, लड़की ने उसे सीधे रोनिन पर तान दिया। हमारा प्रोटोगोनिस्ट तुरंत समझ गया, यह टेस्ट नहीं है, कुछ और ही चल रहा है। लूना चौंक जाती है। एरन, ये क्या कर रही हो? पर एरन ठंडी आवाज में बोलती है, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। अगर ये सच में दानव है तो इसने हथियार देखते ही अपनी गार्ड क्यों नहीं उठाई? रोनिन को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। लूना जोर देती है कि यह सब प्लान के मुताबिक नहीं है। उधर कांच के पीछे बैठा रहस्यमय आदमी हर चीज को बेहद ध्यान से देख रहा है। फिर एरन कहती है, सब उसकी गलती है, और बिना चेतावनी ट्रिगर दबा देती है। मैजिक प्रोजेक्टाइल रोनिन के बिल्कुल पास से निकलता है और शायद थोड़ा सा उसे छू भी जाता है, और इसके साथ ही स्पीड टेस्ट पास। बस फिर क्या था, लड़की पागलों की तरह फायरिंग शुरू कर देती है। रोनिन अल्ट्रा फास्ट मूवमेंट में हर शॉट से बचते हुए आगे बढ़ता है। एक किक में उसकी टांग 3 मीटर लंबी होकर लड़की के हथियार की दिशा बदल देती है और गोलियां छत में जा लगती हैं। छत के टुकड़े गिरते हैं, धुआं फैल जाता है। धुएं के बीच से एक आकृति अचानक उभरती है और लगभग रोनिन को हिट कर ही देती है।